क्या डिफरेंस होता होगा एक हाईली सक्सेसफुल इंसान के अंदर जो कि हर जॉब क्रैक कर लेता है, इंटरव्यू को अच्छे से हैंडल कर लेता है और हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है। एक के पास विश्वास होता है कि आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ। दूसरे के पास विश्वास होता है कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि बचपन में उसको बोला गया था कि तू ये नहीं कर पाएगा। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा पढ़ाई है। पे ध्यान दिए होते तो अरे काम नहीं लायक। गया ध्यान पढ़ाई पे। क्या कभी आपके साथ ऐसा कंपैरिजन हुआ कि आपको लगा कि अब you're not good looking, तो आपको कुछ एंजाइटी फील होती थी? बोली हाँ, मेरे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड बन जाते थे बट मुझे कोई चूज नहीं करता था। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, जो नहीं हुआ एंजाइटी, नहीं हुआ एंजाइटी, तो ये समझिए कि एक ऐसी चीज है कि आपको कुछ चाहिए था, आपको नहीं मिला, लेकिन जब आपको नहीं मिला तो आपने यहाँ पे घाव कर लिया। तो जब आप बड़े हुए तो स्कार अभी भी है। तो घाव तो अगर मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग जाता है तो आपको स्कार दिख जाता है, बट अगर माइंड में कट लगता है तो स्कार दिखता नहीं है। नहीं समझता हमको, क्या करें, दिमाग कम है, क्या करें। आप वही से मिला है दिमाग हमको, आप वही का डीएनए है हमारे अंदर। हर इंसान अपनी जिंदगी में जब पैदा हुआ तो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। जब वो माँ के पेट में था, डीएनए के रूप में उसकी माँ कुछ सुन रही थी, कुछ गाने सुन रही थी, कुछ बातें सुन रही थी। कई कई माएँ होती है जो ट्रॉमा से निकलती है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी, इन सब के साथ आपका एक वो रिश्ता ही है जो हमें ठीक करना है। लड़कियों में 90% रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज उनकी जो मदर और फादर के साथ रिलेशनशिप होते हैं वो थोड़े से तीखे हो जाते हैं। बच्चे पालना इतना टफ काम है तो जस्ट एंड इट ना, जस्ट एंड इट। 1 घंटे की कॉल होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ, कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका। कोई भी बातचीत होती है उसको बातचीत से सुलझा सकते हैं, क्योंकि लड़ने के बाद भी आप बातचीत करने के लिए टेबल पे बैठोगे, राइट? सो क्यों ना पहले ही बैठ जाए। हीलिंग के दौरान आप लिखवाते हैं, पर जो पर्सन लिख ही नहीं पाता है, मान लो कि दिक्कतें तो अनपढ़ लोगों के साथ भी है, वो कैसे इस हीलिंग को अटेंड करेंगे? क्योंकि उनको तो लिखना ही नहीं आता, तो उनके साथ आप कैसे काम करेंगे? नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। तो आज दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं प्रभाकर मिश्रा जी, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं। आइए सीधे देरी ना करते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ प्रभाकर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोबारा से प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी कुछ हीलिंग पैटर्न्स को दोबारा बताएंगे। तो मैं दोबारा से थोड़ी सी शुरुआत करना चाहूँगी, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी और आपके बारे में जानना चाहूँगी। तो आप थोड़ा हमें दोबारा से रिकॉल कराएं थोड़ा। ओके, सो जैसे हम लास्ट टाइम मिले थे तो आपको मैंने बताया था कि आई एम अ लाइफ कोच एंड अ हीलर। मैं रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ और मनी, इनके पैटर्न्स के ऊपर काम करता हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बचपन किसी तरीके से बीता होता है और उस बचपन में वो कुछ ना कुछ ज़रूर सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनके ऊपर से उनके माँ-बाप थोड़ा-सा दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एडल्ट होने के बाद एक बच्चा जो है अपने माँ-बाप से दूर होता है थोड़ा-सा। और वहाँ पे वो जब डिसीजंस लेता है, वहाँ पे वो जब सोचता है, तो वो अपने पैटर्न्स के बेसिस पे सोचता है, जो उसने स्कूल में सीखा, जो उसने बिहेवियरल साइंस यानी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो घर में पैसों के बारे में बोला गया उसको, उन सारी बातों को वो अपने माइंड में जो कलेक्ट करके बैठा हुआ है, अब आगे आने वाले डिसीजंस वो बेसिकली वैसे ही लेगा, वैसे ही उसका वो नर्वस सिस्टम ट्रेन हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि किस तरह से लोगों के अंदर वो पैटर्न है जो कि काम कर रहा है और उस पैटर्न को बेसिकली हम लोग चेंज करते हैं। आज हम इसी विषय पे अच्छे से चर्चा करेंगे कि पैटर्न हीलिंग होती क्या है और ये किस तरीके से काम करेगी। तो मैं थोड़ा सा पैटर्न हीलिंग के बारे में जानना चाहूंगी। पैटर्न हीलिंग एक बेसिकली, इसको पैटर्न हीलिंग से ज़्यादा अगर आप इसको इस तरह से समझें कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जब पैदा हुआ तो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। जब वो माँ के पेट में था, डीएनए के रूप में उसकी माँ कुछ सुन रही थी, कुछ गाने सुन रही थी, कुछ बातें सुन रही थी। कई कई माएँ होती हैं जो ट्रॉमा से निकलती हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन बच्चा अपने अंदर स्टोर करता है। जब बच्चा बाहर आता है, बड़ा होता है, फिर एक एडल्ट बनता है, फिर उसकी शादी होती है। अब बच्चा 5 साल से उम्र से लेके 5 इयर्स पे उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स डेवलप हो जाता है, यानी कि वो सोचने की शक्ति आ जाती है उसके अंदर, रीजनिंग पावर। अब उस रीजनिंग पावर के अंदर वो जब बच्चा जो सोच रहा होता है, उस टाइम पे उसके मॉम डैड का क्या बिहेवियर है, उसकी बहन का, भाई का क्या बिहेवियर है, ये सारी बातें सोचने के बाद अब उसने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, अब पैसों को लेके, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ, अब उसकी नौकरी नहीं लग रही है, अब वो गुस्सा हो गया, उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई है, ज़िंदगी में कोई लड़का आया, उस लड़की और लड़के से कैसे बिहेव कर रहा है वो, शादी के बाद कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारा बिहेवियर वो पुराने पैटर्न से आ रहा है।
और वो आएगा ही आएगा जब। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक नौकरी चेंज करते हैं, दूसरे मैनेजर के पास जाते हैं, सेम प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? उन्होंने मैनेजर चेंज कर लिया, बट उन्होंने अपने इंटरनल सिस्टम को चेंज किया ही नहीं। तो जैसा बिहेवियर, इंटरप्रिटेशन ऑफ द थॉट्स, आपने मुझसे क्या बात करी, मैं उसको कैसे समझ रहा हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। 99% यही होता है कि हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं, इस तरह से सीख लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं पैटर्न्स को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इन माय क्लैरिटी कॉल। जब भी मैं किसी को एज़ अ स्टूडेंट लेने की कोशिश करता हूँ, तो पहले मैं पैटर्न आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो फिर हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं। तो हमें उसके लिए टारगेट लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब क्लैरिटी कॉल में कोई भी आता है, तो मैं उससे सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि कैसा बचपन बीता, तुम्हारे बचपन में कैसा था तुम्हारा बिहेवियर, पापा का मम्मी का पैसों को लेके क्या बातें होती थी, स्ट्रगल पीरियड कैसा था तुम्हारा, 10th में तुम्हारे मार्क्स कम आए, ज़्यादा आए, बड़ा भाई अच्छा था या छोटा भाई अच्छा नहीं था। तो वो सब कंपैरिजन होता है बच्चों के साथ। तो उन सारी बातों से वो पैटर्न समझ में आता है, एंड देन वी वर्क ऑन इट। ओके। तो आप जब हीलिंग करते हैं, आपको कब महसूस हुआ कि ये चीज़ें हीलिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये पैटर्न की कमी आ रही है? ये कब आपको पता चला? ये मेरे अंदर मुझे तब मालूम चला जब मैं जब मैं मेरे ख्याल से 22 साल का था। जब मैं 22 साल का था, तो मैं बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करता था। एक दोस्त जिससे दोस्ती हुई, फिर जैसे मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा हमारे यहाँ ना दोस्ती फलती नहीं है। तो मुझे लगता था कि मम्मी गलत कह रही है। अब क्योंकि मम्मी ने और पापा ने ये बात मुझे 15 साल से सुनाई है, तो सामने यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या बोलता है, नहीं यार सामने वाला बंदा तो अच्छा है। अब जब वो मेरे साथ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। जैसे ही मेरे को एक ऐसा रिज़ल्ट मिला, जो शायद अनएक्सपेक्टेड था, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में 15 साल से कौन-सी इन्फॉर्मेशन फीड है कि मेरे साथ हमारी दोस्ती फलती नहीं है, हमारे हाथ में यश नहीं है। तो जब ये बातें जब मेरे दिमाग में पहले पहले से थी, तो जैसे ही अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया, तो मैं बोलता था हाँ यार, मम्मी सही कह रही थी। हमारे यहाँ तो दोस्ती फलती नहीं है। अब ये हर चीज़ में हो रहा है, पैसा टिकता नहीं है मेरे हाथ में, रिश्ते हमें अच्छे नहीं बनते, देखो हमारे रिश्तेदारों से रिश्ते कैसे खराब हैं। ये मुझे मालूम चल गया क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ते खराब थे। क्यों खराब थे? ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। फिर मैंने इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जब मैं मेंटोरशिप ली, मेरे जो गुरु हैं उनसे, तो मुझे मालूम चला कि अरे यार! ये सारी चीज़ें तो हम इनको रीवायर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो गलत है ना। कोई भी चीज़ आज से 15 साल पहले किसी ने मुझे बताई, वो तो गलत है। तो मैंने एनएलपी के माध्यम से उन सब चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया, फिर मैंने सबकॉन्शियस को रीवायर किया, रिपिटेशंस के थ्रू, नई हैबिट्स के थ्रू, और फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, ये सही तरीका है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपने काम को फिर पैटर्न हीलिंग इसी वजह से बोलते हैं या इसके पीछे कोई और भी राज़ है? नहीं, पैटर्न हीलिंग मैं इसीलिए बोलता हूँ उसको, क्योंकि हम बेसिकली देखो, अब आप समझो इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार हुआ, जब इंसान को बुखार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी-कभी तो हम पैरासिटामॉल खा जाते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं कि हमें बुखार हो गया, तो डॉक्टर आइडेंटिफ़ाई करता है कि चलो ये वायरल है। उसने आपको दवाइयाँ दी, आप 3 दिन में ठीक हो गए। 3 दिन में जब नहीं ठीक हुए, आप वापस जाते हो, तो बोलता है डॉक्टर कि एक काम करो, ब्लड टेस्ट करो। फिर ब्लड टेस्ट में हमें कुछ समझ में आता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, हो सकता है तुम्हें टाइफाइड हो सकता है कि कोई और एक वायरस हो जिस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये डॉक्टर का काम हो गया। अब मैं इसकी वजह से कैसे काम करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई बोलते से बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, आप प्लीज़ मेरे क्या मैं होपोनोपोनो करूँगी तो क्या वो वापस आ जाएगा? तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। आप क्योंकि होपोनोपोनो इज़ लाइक अ मेडिसिन। आपको बुखार है, आप मेडिसिन खाओगे, बुखार ठीक हो जाएगा। बट क्या वो बुखार दोबारा आएगा? यस, क्योंकि आपने अंदर के वायरस को नहीं मारा, आपने सिम्पटम के ऊपर काम किया। मेरा काम होता है रूट कॉज़ के ऊपर। सिम्पटम के ऊपर काम करने से आप आज तो ठीक हो जाओगे, हो सकता है 1 महीने बाद आप फिर से उसी सिचुएशन में होंगे। बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं कि रोते रहते हैं कि मेरे बॉस ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया, तो क्या मैं उसे हील कर सकता हूँ? बिल्कुल हील कर सकते हैं। तो इन सब बातों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि लोग अक्सर सिम्पटम के ऊपर काम कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार सिम्पटम पे काम करेंगे तो ये इट्स वेरी लाइट, बहुत ऊपर-ऊपर से हो रहा है। तो फिर मैंने इस चीज़ को धीरे से नीचे से काम करना शुरू किया कि मैं अपनी क्लैरिटी कॉल में लोगों को बुलाता हूँ।
1 घंटे की कॉल होती है। उसमें हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ? कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका? और ओरिजिन जब वो पैटर्न हमें मिल जाता है, पैटर्न क्या चीज़ है? पैटर्न ऐसी चीज़ है जो आप बार-बार रिपीट कर रहे हो। आपका पुराना बॉस भी सेम था, आपका नया बॉस भी सेम है, आपका बॉयफ्रेंड भी सेम है और आपकी ज़िंदगी में जो दोस्त हैं वो भी सेम है। सबके साथ आपका एक जैसा बिहेवियर है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कॉल की बात की, तो ये जो आप जब भी कोई नया क्लाइंट आपके पास आता है, तो मतलब कॉल पे आप कैसे पहचानते हैं इसको? क्या प्रॉब्लम क्या है? या फिर आप कितना टाइम ले सकते हो उस कॉल पे? क्या मतलब 13, जैसे ही मैंने आपका मतलब देखा है, रिव्यू जितने भी देखे हैं, 30 मिनट की कॉल में आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी-पूरी कोशिश कर देते हैं। तो इसके पीछे क्या मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे आप 30 मिनट की कॉल में इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं? ओके, सो पहले वो 30 मिनट की कॉल थी लेकिन अभी वो 60 मिनट की हो गई है। 1 ओके। ही घंटे की कॉल। हुँ, हुँ। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि हम पहले तो मैं उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी जो लास्ट स्टूडेंट मेरी आई थी परसों की बात है, नाम नहीं शेयर करूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी जॉब नहीं लग रही है। 2024 में मेरी जॉब छूट गई थी और अब तक मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैंने कहा अच्छा और क्या प्रॉब्लम है? और मुझे ना मेरे भाई से फिर मैं उनके बचपन में घुसा, हुँ, हुँ। क्योंकि इतनी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन से मैं कुछ नहीं पता लगा सकता। इसीलिए 1 घंटा चाहिए। तो फिर मैंने उनसे अगला सवाल पूछा, मैंने कहा आपका बचपन कैसा था? बोली बचपन अच्छा था, बहुत सही था, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने कहा भाई के साथ कंपैरिज़न होता था? हाँ, होता था। भाई छोटा था, भाई पढ़ाई में अच्छा था, मैं पढ़ाई में ठीक नहीं थी, तो मेरे साथ हमेशा उसका कंपैरिज़न होता था। ओके, और क्या होता है? भाई की जॉब पहले लग गई, तो फिर मेरे साथ कंपैरिज़न होने लग गया। अब मेरी उम्र हो चुकी है 32 साल, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मुझे ताने दिए जाते हैं, ये भी हो रहा है। मैंने कहा बचपन में क्या कभी आपके साथ ऐसा कंपैरिज़न हुआ कि आपको लगा कि आप नॉट यू आर नॉट गुड लुकिंग, तो आपको कुछ एंग्ज़ायटी फ़ील होती थी? बोली हाँ, मेरे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड बन जाते थे बट मुझे कोई चूज़ नहीं करता था। तो ये जो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो नहीं हुआ एंग्ज़ायटी, नहीं हुआ एंग्ज़ायटी, तो ये समझिए कि एक ऐसी चीज़ है कि आपको कुछ चाहिए था, आपको नहीं मिला, लेकिन आपके आप जब आपको नहीं मिला तो आपने यहाँ पे घाव कर लिया आपने। तो जब आप बड़े हुए तो स्कार अभी भी है। तो घाव तो अगर मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग जाता है तो आपको स्कार दिख जाता है। बट अगर माइंड में कट लगता है तो स्कार दिखता नहीं है। वो आता है ट्रिगर पॉइंट पे। आपके अंदर अगर गुस्सा है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप स्कूल में जाएँगे तो आप स्कूल में एकदम आपका एक रौब है, रुतबा है। आप बच्चों को टॉलरेट करते हैं घर पे भी आके कि हाँ, चल ठीक है, इतना चलता है, चलता है। फिर वो ग्लास धीरे-धीरे एक-एक बूँद से भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। एक मोमेंट जब वो ग्लास ऊपर टप भर जाता है, तो फिर वो पानी नीचे गिरता है और जब वो पानी नीचे गिरता है, उसी वक़्त गुस्सा आता है और उसको हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। तो लाइफ़ ऐसे ही चलती है कि आप टॉलरेट करते रहते हो चीज़ों को। अब जैसे किसी को आदत है कि किसी को जैसे किसी बच्चे को घर पे प्यार नहीं मिला। वेरी, वेरी सिंपल 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो जो बड़ा बच्चा होता है उसको स्टार्टिंग में प्यार मिलता है। लेकिन जब उसको प्यार दे रहे होते हैं ना तो उसको याद नहीं रहता। मैंने बोला था 5 साल तक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं बिल्कुल होता। नहीं होता। उसे नहीं पता उसके माँ-बाप ने कैसे पाला है, कैसे नैपी बदली हैं, कैसे रात-रात भर जगे हैं। अब क्या होता है, अब दूसरा बच्चा आया, अब उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो गया। अब जब दूसरा बच्चा आता है, उसकी केयर दिखती है कि उसकी तो बहुत केयर हो रही है, उसको तो बहुत देखा जा रहा है और वो हल्का-सा अगर जैसे वो 2 साल का हुआ, ये 7 साल का हो गया, हल्का-सा एक बार हल्का-सा इसने छू दिया उसे, तो वो उसने चिल्लाया और चिल्लाया तो मम्मी आई, मम्मी बोली, "तू क्यों परेशान करता है इसको हमेशा?" अब ये बच्चा क्या सीख रहा है यहाँ पे? यही सीख-सीख के बड़ा होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो बच्चा सीख रहा है, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो कि उसको रखनी नहीं है, बट वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। वो अपने सबकॉन्शियस में उसको रखेगा ही रखेगा और यही इन्फॉर्मेशन आगे जाके इस्तेमाल होगी और उसकी वजह से वो बाकी के डिसीजंस लेगा। ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भई आप जो सीख के आए हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही दिखानी है। किताबें हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और बहुत सारी टेक्नीक्स हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके ये जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है ना, इसको हटा सकते हो और नई इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रख सकते हो एंड यू कैन बिकम सक्सेसफुल। क्या डिफरेंस होता होगा एक हाईली सक्सेसफुल इंसान के अंदर, जो कि हर जॉब क्रैक कर लेता है, हर इंटरव्यू को अच्छे से हैंडल कर लेता है और हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है।
क्या डिफरेंस होगा उस बच्चे में, यानी वो कभी ना कभी तो बच्चा ही रहा होगा उस इंसान में और एक आम इंसान में जो ये सब नहीं कर पाता है। ये डिफरेंस ओनली एंड ओनली बिलीफ, विश्वास का। एक के पास विश्वास होता है कि आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ। दूसरे के पास विश्वास होता है कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि बचपन में उसको बोला गया था कि तू ये नहीं कर पाएगा। एक सिंपल सी बात है, चाय के प्याले में एक चम्मच चीनी डालनी है, ठीक है, सिंपल। अब वो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा जो बच्चा है वो चीनी जो है निकाले और बिना गिराए उस पे डाले। अगर उसने गिराया तो हम उसे डांटेंगे। यही वो जगह है जहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को ये बार बार बोला जाता था कि तो उससे क्या होता है, वो गलती करना छोड़ देता है। और गलती करना छोड़ेगा कैसे, जब गलती करने से डरेगा, बोलेगा कुछ करूंगा नहीं तो गलती होगी नहीं। अब वो बच्चा आ गया एक नौकरी करने के लिए, अब एक रिस्की जॉब है, ठीक है, एक रिस्की जॉब है जिसमें कि एक रिस्क लेना है कि यार अगर मैं ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो मुझे 50% का हाइक मिल जाएगा। अगर मान लो वहाँ मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो यार यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, मेरा बॉस भी मेरे साथ है, पैसा कम है, ठीक है, कम्फर्ट तो है ना, मैं कभी कभी घर से भी काम कर लेता हूँ। पता लगा वहाँ से रोज मुझे काम करने के लिए बुला लिया, पता लगा मुझे बैंगलोर जाना पड़ा, पता लगा मुझे कहीं और जाना पड़ा। ये क्या है, ये वही चम्मच से जो चीनी निकाली जा रही थी, वो जो गिर गई थी, जो माँ-बाप ने बोला कि बेटा, तो उसको डाँटा वहाँ पे। अगर उसी जगह ये बोला जाता कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, सबसे गिरती है, मेरे से भी गिरी थी, तो टेंशन मत ले, तू डाल। तो बच्चे बोले अच्छा मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है फिर तो। दिस इज़ हाउ द सबकॉन्शियस ब्रेन गेट्स प्रोग्राम्ड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल एडल्ट। और यही मैं पैटर्न ब्रेक करता हूँ यहाँ पे। मेरे पास अलग-अलग मोडालिटीज़ हैं, जिसमें कि होपोनोपोनो आती है। होपोनोपोनो से हम जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो हम क्लीन करते हैं। अब कैसे क्लीन करते हैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपको मैं बोलूँ कि जैसे आपका जो प्रोडक्शन है, इसकी जो आमदनी है महीने की, मान लीजिए 20 लाख है। मैं आपको बोलूँ कि मैम उसको हम 1 करोड़ कर सकते हैं। तो आप बोलोगे यार 1 करोड़ तो कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे होगा? बिलीफ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप होपोनोपोनो को यूज़ करो, क्योंकि जैसे ही आप लिखने बैठोगे ना कि आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ एवरी मंथ विथ माय प्रोडक्शन, तो आपके मन में डाउट आएगा, कैसे? कभी हुआ नहीं, ये तो कैसे होगा? इतने तो कस्टमर्स भी नहीं आते, इतने तो हम पॉडकास्ट भी नहीं करते, कैसे हो जाएगा? ये बिलीफ है आपका। फिर मैं बोलूँगा कि डू वन थिंग, डू होपोनोपोनो एवरी डे। आप रात को सुबह बैठ के आप चैंटिंग करते हो 108 टाइम्स, उसके बाद आप शाम को फिर से बैठते हो और फिर आप लिखना शुरू करते हो। आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ एवरी मंथ एंड सडनली देयर इज़ अ शिफ्ट। जो एक अंदर आवाज़ आई थी ना, कैसे होगा? वो आवाज़ अचानक से बदल जाएगी। वो बोलेगी इट्स पॉसिबल ज्योति, तू कर सकती है। दैट्स द शिफ्ट व्हिच हैपेंस। और ये सारा काम हमारे माइंड में हो रहा होता है, हर सारा काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा होता है। पुरानी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना, नई इन्फॉर्मेशन फीड करना, ये है मेरा काम। ओके, तो जैसे आपके पास क्लाइंट आते हैं, या तो क्लाइंट खुद बता दे कि मेरे को ये दिक्कत है या मेरे को ये परेशानी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है और वो बंदा डायरेक्ट आपको कॉल कर रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम्स है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये रिलेशनशिप की है, मनी की है या करियर को लेकर की है? ये बहुत सिंपल है। जैसे कि कोई भी मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है। हुँ, हुँ। तो अगर वो बोलता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो कहीं न कहीं घूम फिर के वो रिलेशनशिप में आती है। अगर वो बोलता है कि मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, वो फिर से कहीं न कहीं घुस के रिलेशनशिप में आती है। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम अगर है तो वो तो है ही। लड़कियों में 90% रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज़ उनकी जो मदर और फादर के साथ रिलेशनशिप होते हैं, वो थोड़े-से तीखे हो जाते हैं। अभी जैसे एक एक आखिरी अभी एक मेरा क्लाइंट थे, उनकी किस्सा बताता हूँ। आईआईएम इंदौर से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। एनआईटी पटना से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद उनकी मदर के साथ उनके रिलेशनशिप खराब थे, क्योंकि शी वाज़ नॉट गुड लुकिंग। ये उनको लगता है ऐसा, क्योंकि वो सांवली हैं और गुड लुकिंग नहीं है, और उनकी जो बहन है छोटी, वो काफ़ी गोरी है और गुड लुकिंग है। तो सारा का सारा उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार उसको दे दिया गया। शी वाज़ वेरी गुड एट स्टडीज़ एवरीथिंग, और वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस पैटर्न को उन्होंने नेगेटिवली अपने अंदर घुसा लिया। अब मम्मा जिस तरह से बिहेव करती थी उनके साथ,
वैसी टोन में अगर कोई बात करता था उनके साथ, तो उनको ऐसा महसूस होता था कि उनकी मम्मा ही बात कर रही है और इसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती थी, वो उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देती थी और लास्ट मोमेंट पे वहाँ से भाग आती थी। यही होता है कि अगर मान लीजिए अब किसी की बेटी है या बेटा है, हम उसको बोले कि तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। वो बच्चा जब एक बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर हार्मोन्स आने लगते हैं। तो उसकी वजह से वो भाग जाता है सिचुएशन से। बोले एक काम करता हूँ मैं चला जाता हूँ यहाँ से, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन शांत हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये वैसे ही कुछ करती थी। तो उसमें हम वो आई थी करियर को सॉल्व कराने के लिए और जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी तो मैंने उनसे सिंपल पूछा था कि हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर मदर? उन्होंने बोला कि मुझे मदर के बारे में बात नहीं करनी। मैं समझ गया कि प्रॉब्लम वही है। वो 3 महीने मेरे साथ काम किया उन्होंने। लास्ट मोमेंट में उन्होंने बोला सर मुझे रिफंड चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्या हो गया? बोली सर जिस चीज़ के लिए मैं आई थी मैं नहीं कर सकती। मैंने उसी वक़्त अपने फ़ोन से 90,000 रुपीज़ रिफंड कर दिए। मैंने कहा ओके, अभी रिफंड आ गया आपके पास? कैन वी वर्क नाउ? बोली किस चीज़ पे? मैंने कहा मदर के ऊपर। बोलती व्हाई आर यू सो एम्फेसिस अबाउट मदर? मैंने कहा बिकॉज़ दैट्स द ओनली पॉइंट जहाँ के बाद आपके पास सक्सेस आएगी। मैंने कहा मेरे कहने से कर लो, पैसा तो तुम्हारे पास आ ही चुका है। अब तो कोई लायबिलिटी भी नहीं है कि भैया मेरे पास पैसा मैं दूँगा नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा दिल से काम करना है इसके ऊपर। फिर हमने 15 डेज़ तक मदर हीलिंग पे काम किया। मदर के जितने पैटर्न्स थे हमने लिखवाए, उनको हमने बाहर निकाला। होपोनोपोनो यूज़ किया, एनएलपी की हमने टेक्निक्स यूज़ करी और उसके बाद फिर 15 दिन बाद मैंने उनसे पूछा, मैं कहा हाउ डू यू फील अबाउट इट? मेडिटेशन में लेके गया तो उन्होंने बोला कि नहीं अब मेरे को मेरी मम्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो 14 दिन तक लगातार रोज़ रोई हैं मेरे सामने, आँसू बहा-बहा के रोई हैं। ये सारा का सारा नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो उनके अंदर पड़ा हुआ था ना वो निकला है बाहर इमोशंस के थ्रू। 15 डेज़ के बाद 4 कंपनीज़ जिन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनका कॉल आता है और वो उनसे बात करते हैं कि बोलती कि वी वुड ट्राई टू रिकंसिडर यू। अब मैंने स्टार्टिंग में उनको वो लिखवाया था। मैंने कहा कि नाउ राइट अबाउट योर ड्रीम जॉब, राइट अबाउट योर ड्रीम वर्क, कैसा काम चाहती हो? तो उन्होंने लिखा था कि आई वांट टू ट्रैवल एंटायर इंडिया, होल वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉस एक ऐसा बॉस हो जो कि हमेशा मेरा साथ दे। मेरे को ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चाहिए। तो उनकी एक ऐसी कंपनी पे जॉब लगी जिनमें उन्होंने कहा था 25 लाख रुपए का ऑफ़र चाहिए, 25 लाख का ऑफ़र मिला, प्लस ऐसा बॉस मिला। अब वो पूरे इंडिया में घूमती हैं। शी इज़ इनटू द डायरेक्टर्स कट। एक होता है डायरेक्टर्स का जो होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, उसमें उनको स्थान मिला है बिकॉज़ शी इज़ फ्रॉम आईआईएम तो शी हैज़ दैट गट्स। तो जैसा उन्होंने लिखा था, वैसा उनको मिल गया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने अपनी वाइब्रेशंस को जो यहाँ पे थी, हमने अपनी मम्मा के उनकी मम्मा के जो साथ जो उनके रिश्ते को ठीक करने के बाद, जो उनके पैरों में जो बोरियाँ बंधी हुई थी रेत की, वो सारी निकल गई और वो एकदम से ऊपर आई वाइब्रेशन में। द मोमेंट शी केम अप, सक्सेस उनके हाथ में थी। तो हर इंसान जो भी मेरे पास आता है, कहीं न कहीं उसका रिलेशनशिप ही है वो मेन पैटर्न। क्योंकि रिलेशनशिप विद मनी, रिलेशनशिप विद करियर, रिलेशनशिप विद हेल्थ, रिलेशनशिप विद अ, रिलेशनशिप कुछ होता ही है। तो हर एक जो मतलब आप ये जो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी इन सब के साथ आपका एक वो रिश्ता ही है जो हमें ठीक करना है। हमने वो रिश्ता खराब कर रखा है बस। तो इन रिलेशनशिप में मतलब सब में कॉमन एक ही पैटर्न होता है या जैसे अलग-अलग क्लाइंट्स में अलग-अलग पैटर्न देखने को मिलते अलग-अलग हैं? क्लाइंट्स के अलग-अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। कोई कोई जैसे इंस्टेंट केस हो जो हाईली मतलब आपको लग रहा है कि आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि लोग जुड़े उस चीज़ से कि हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है कराने की। अब जैसे कि मैं अभी एक लड़का है जो मेरे पास आया था रिलेशनशिप के लिए। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसने उसकी लड़कों की आदत होती है वो अपनी गर्लफ्रेंड पे पूरी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया। उसने उसको आइल्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई, पढ़ाया, लिखाया, उसको सब कुछ कराया। उसके बाद उसको कनाडा भेजा। प्लान ये था उनका कि वो कनाडा पहले जाएगी, फिर वो वहाँ पे रुकेगी, किसी कंपनी में काम करेगी, फिर वहाँ पे स्पॉन्सरशिप देगी इसको और ये वहाँ पे आएगा। लड़की वहाँ गई, उसको वहाँ की चकाचौंध अच्छी लगी और उसने वहाँ पे किसी को सेलेक्ट कर लिया और उसने बोला कि देखो ऐसा है, टाटा बाय-बाय। अब इसका दिल टूट गया और ये मेरे पास आया। ये अब मेरे पास आके रोज़ रो बोलता है सर मैं रोज़ शाम को आके रोता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने कहा ठीक है आओ लेट्स वर्क ऑन इट। फिर हमने फिर वही काम करना शुरू किया। हमने उसके नेगेटिव पैटर्न्स जितनी भी पुरानी यादें थी, सारी बातें एक-एक करके हमने निकाली।
एक-एक पैटर्न को हमने डिलीट कराया माइंड से। अब उसके बाद फिर हमने नए पैटर्न्स को लिखा कि तुम चाहते क्या हो लाइफ में? सक्सेस? क्या प्रॉब्लम है कि यू जो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो? फिर हमने उनको उसके सबकॉन्शियस को रीवायर किया। रीवायर करने के बाद 2 महीने हो गए थे। 2 महीने के बाद बोला सर मुझे अब आपकी क्लासेस अब नहीं चाहिए। बिकॉज़ नाउ आई नो व्हाट आई नीड टू डू। उसकी जॉब 8 लाख रुपए की थी। मैंने कहा कि 8 लाख पे क्यों टिका हुआ है तू? तो उसके अंदर डर था। बोलता नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। फिर जब उसके मन से वो जो प्यार का भूत निकाला मैंने और वो जो पुरानी जो यादें थी उसकी गर्लफ्रेंड की वो सब जब गई, तो फिर उसको समझ में आया। उसने बोला सर नाउ आई वांट माय करियर टू ग्रो। मैंने कहा यू ऑलरेडी हैव द स्किल्स। अब तू मुझे बता कि अगर तुझे 25 लाख रुपए की जॉब चाहिए तो तू 7 लाख पे बैठा है, तो 25 लाख वाली जॉब के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी स्किल्स को अपस्किल करना पड़ेगा, राइट? बोलता हाँ। मैंने कहा तो करो। तो उसने एक प्रोग्राम में एनरोल कराया। जॉब नहीं, प्रोग्राम में एनरोल कराया और 6-7 महीने लगे उसको शायद। और आज की तारीख में वो अमेज़न में बैठा हुआ है। उसका पैकेज 38 लाख रुपए का है। तो ये जो 38 लाख रुपए का जो सपना था, वो सपना धुंधला था, दिख ही नहीं रहा था उसको। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक फॉग था, उसकी गर्लफ्रेंड की यादों का। हमने उसके ब्रेन से उस चीज़ को निकाला और जैसे ही निकाला, रिज़ल्ट सामने है। अच्छा, मैं अब थोड़ा-सा इन रिलेशनशिप्स में और जाऊँगी। जैसे कई बार हमने देखा है, मीन्स मैं थोड़ा-सा अपने ऐसे एरिया में जाऊँगी जो हमारा कॉमन है, हम लोग जो जो मतलब ज़्यादातर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना हरियाणा, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो इसमें अधिकतर बार हमें देखने मिले कि जो लड़के होते हैं ज़्यादातर, वो मारपीट पे ज़्यादा होते हैं। देखा होगा आपने, मतलब अगर औरत कुछ भी कर दे पर वो मारपीट पे ज़्यादा रहेंगे। या तो वो अपनी ताकत शो करते हैं कि भई ठीक है, नहीं हम मर्द हैं, ये और वो, ठीक है? या और औरतों में भी ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि ठीक है, मर्द है, मार दिया तो क्या हो गया? तो इसके पीछे भी मतलब पैटर्न बोल सकते हैं हम? इसके पीछे पुराना पैटर्न है। या फिर मतलब ये हो सकता है कि कुछ वही है कि ठीक है, हम मर्द हैं, या ये ऐसा कुछ है इसमें? मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉपर ब्रेकअप। अब छोटी-सी बात है, आपके पास बच्चा है, ठीक है? आपका बच्चा जैसे आप स्कूल से आए कभी और आपके बच्चे ने कोई एक ऐसी गाली आपके सामने बोली, सबसे पहला सवाल क्या आएगा आपके मन में? कहाँ से सीखा? यही आएगा सवाल। हमारे गाँव में क्या होता है, मैं भी हरियाणा से ही हूँ, ठीक है? तो हमारे गाँव में क्या होता है कि माँ-बाप बच्चे की शादी करते हैं। बच्चे की शादी करने के बाद उसने अपने माँ-बाप से सीखा, उनके माँ-बाप ने उनके माँ-बाप से सीखा कि घरवाली को दबा के रखना चाहिए। यही सारी बातें होती हैं। तो वही पैटर्न आगे चलते चले जा रहे हैं। उसको समझ में नहीं आता। अब वही बच्चा उसको उस एनवायरनमेंट से खाली निकाल के बाहर निकाल दो। उस बच्चे को वहाँ से निकालो और वहाँ से निकाल के किसी बाहर एनवायरनमेंट में डाल दो। अब वो वहाँ पे जाके जो सीखेगा नई चीज़, अच्छा लड़कियों की रिस्पेक्ट भी की करनी होती है। उसे पता ही नहीं कि अपनी बीवी की उसको इज़्ज़त करनी है। इज़्ज़त का मतलब है मुझे मेरी बीवी को बाहर के खतरे से बचाना है। आप समझो इस बात। बाहर के खतरे से बचाना है और अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उसको चिल्ला के बोलूँगा। अगर उसने चिल्ला के वापस बोला, तो ये मेरी इज़्ज़त को खतरा है, तो मुझे मेरी इज़्ज़त बचानी है। उसके लिए मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा तो वहाँ से ज़्यादा जवाब आएगा। तो इस पैटर्न को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे उसका हाथ उठता है, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर उसके माँ-बाप ये समझाएँ बेटा नहीं, औरतों पे हाथ नहीं उठाते। लेकिन ये उन्होंने सीखा ही नहीं। तो जब अब आप देख रहे हो इस पूरी इक्वेशन में कोई सीख ही नहीं रहा है कि औरतों की रिस्पेक्ट भी करनी है। यही पैटर्न है जो कि जा रहा है। अगर हम यहाँ पे किसी एक इंसान को जैसे कि अब जो आगे वाली जनरेशन है, आप अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहे होगे आपको पता ही होगा कि हाँ, मेरा बच्चा होगा, मेरी बेटी होगी, मैं उन दोनों को सिखाऊँगी कि बेटा लड़की की रिस्पेक्ट करनी है, लड़के की रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी बातचीत होती है उसको बातचीत से सुलझा सकते हैं, क्योंकि लड़ने के बाद भी आप बातचीत करने के लिए टेबल पे बैठोगे ही, राइट? हुँ, सो हुँ। क्यों ना पहले ही बैठ जाए? तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से लड़कों के अंदर मार-पिटाई का ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि उनको कोई कुछ कहता नहीं है। थोड़ा-सा मतलब ये मेरे दिमाग में चलते-चलते एक चीज़ और आ गई। ठीक है, ये चलता आ रहा है, देखते आ रहे हैं हम लोग। पर आजकल ये जो फीमेल्स उनमें मार-मार के, काट-काट के दाब रही हैं मर्दों को, तो इसको भी हम पैटर्न ब्रेक बोलेंगे कि या ये बोलेंगे कि अब ये फीमेल्स में कैसे आना शुरू हो गया? फीमेल्स में ऐसा आना शुरू हुआ है कि ये जो देखिए, आप
कुछ तभी कर पाएँगे जब आपने करा हुआ देखा होगा। आपको अगर मान लीजिए कि छोटी-सी बात है, आपकी साड़ी में अगर एक छोटा-सा कील फँस जाए, आपको रफ़ू कराना है। आपको आज से करीबन 25 साल पहले रफ़ू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कैसे होता है, हमें नहीं पता था। हम सीधे दर्जी के पास चले जाते थे, वो रफ़ू कर देता था। अब इंटरनेट पे आप गूगल पे आप डालिए कि साड़ी को रफ़ू कैसे करें? उसमें ऑप्शन है, आपने मार्केट से एक ₹1000 की मशीन मँगाई, रफ़ू हो गया जी। अब सीधी-सी बात है, ये जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि काट के, मार के फेंक देना, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब नेगेटिव हैं, मैं मानता हूँ। इसके पीछे रीज़न है हमारा सोशल मीडिया। क्योंकि आज की तारीख में गूगल से आप कोई भी सवाल पूछोगे, आप पूछोगे प्रभाकर मिश्रा इज़ अ फ्रॉड, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएँगे, येस ही इज़ अ फ्रॉड। अभी मैं इतना फ़ेमस नहीं हूँ तो मेरा नाम नहीं आएगा, नहीं नहीं समझ में आएगा आपको। बट अगर मान लीजिए जैसे किसी कंपनी के बारे में आप बात करें, क्या क्या मूली खाने से सेहत को नुकसान होता है? तो आप देखोगे हाँ, मूली खाने से ये हो सकता है। अब वो क्या बता रहा है कि मूली जब तुम 10,000 किलो एक साथ मूली खा लोगे तो शायद तुम्हारे शरीर में इतना केमिकल बन जाएगा जिस वज़ह से तुम्हें नुकसान हो जाए। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप बोलोगे कि क्या मूली खाने के फ़ायदे हैं? तो फ़ायदे याद है। मेरे पास एक सिचुएशन है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ। मेरे पास एक बॉडी है जिसको डिस्पोज़ करना है। उसे डिस्पोज़ कैसे करें? ये तरीके हैं। क्या करूँ मैं कि बॉडी अगर घर में भी रहे तो उसमें गंध ना आए? ये केमिकल हैं जिस वज़ह से गंध नहीं आ सकती। तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, सिंपल। किसी ने पहले किया हुआ है, आपने मूवी में देखा। जैसे आजकल की मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है फॉरेंसिक्स टाइप की मूवीज़ में, कि उसने जैसे एक वध करके मूवी आई थी, उसमें क्या दिखाया गया था कि उसने मारा, मारने के बाद उसने चीज़ें छुपा दी, पोंछ दिया, सब कुछ केमिकल से सब कुछ धो दिया। तो ये सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप खाली चैटजीपीटी को लिख के बोल दो, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और आप ये बोलोगे कि मेरे घर में एक इंसान की बॉडी है तो शायद वो नहीं बताएगा, वो समझ जाएगा। आप बोलोगे कि मेरे घर में एक बिल्ली है, वो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसकी वज़ह से बहुत बदबू आ रही है पूरे घर में, कैसे इसको ठीक करना है? डेड बॉडी चाहे बिल्ली की हो, चाहे इंसान की हो, बदबू तो सेम ही होती है। उसको करने के लिए जहाँ पे हो सकता है आपको 1 लीटर केमिकल लगे, वहाँ पे हो सकता है 10 लीटर केमिकल लग जाए। तो आप 1 की बजाय 10 लीटर ले आओगे। तो इसी वज़ह से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सोशल मीडिया उसका सबसे बढ़िया है, मतलब हम रीज़न मान सकते हैं उसका सही ज़रिए। इस्तेमाल भी है, उसका खराब इस्तेमाल खराब भी है। अगर कोई पार्टनर है हमारा और ब्रेकअप हो जाता है, तो सेम एक जैसे पार्टनर ही अटैच होना, मतलब इसको हम क्या किस्मत समझते हैं या फिर मतलब हमारे पैटर्न सिस्टम से कुछ जुड़ा हुआ है? इसके पीछे आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें किस्मत का कोई खेल नहीं है। किस्मत हम खुद बनाते हैं, ठीक है? लोग कहते हैं कि लक है, लक है, लक है, लक है, बट लक नहीं होता है, इसके पीछे मेहनत होती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है या कोई लड़की है, उसके साथ सेम पार्टनर क्यों अट्रैक्ट होता है बार-बार? वही लड़कियाँ बार-बार क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं? वही रिलेशनशिप में मिस्टेक्स बार-बार क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक इंसान सबसे पहले एक रिलेशनशिप को कब समझता है? जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, एक लड़का है, उसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन डेवलप होगा। लड़की है, उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेवलप होता है। तो ये जब 2 केमिकल, 3 केमिकल दोनों के बीच में होते हैं, तो इनके अंदर एक अपनी एक सोच आती है, डोमिनेंस आती है कि टेस्टोस्टेरोन एक लड़के को ताकत देता है, लड़ने की, आगे बढ़ने की, और उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आती है कि नहीं मुझे आगे आना है। अब यहाँ पे ना वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखता है। वो सीखता है किससे? मॉम-डैड से। मॉम का बिहेवियर डैड के साथ कैसा है? इन दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य कैसा है? क्या ये दोनों एक-दूसरे को वो जो 5 लव लैंग्वेज हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि देयर आर 5 लव लैंग्वेजेस, ठीक है? उन लव लैंग्वेजेस पे अगर एक कपल काम कर रहा होता है और अपने बच्चे के सामने भी एक-दूसरे को कडल करता है, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करता है, एक-दूसरे को क्वालिटी ऑफ टाइम देता है, गिफ्ट्स देता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो उससे बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें डेराइव्ड हो जाती हैं। अब बाप जो है यानी पिता जो है वो माँ को गाली दे रहा है, माँ को मार रहा है या यहाँ पे उल्टा हो रहा है। इन दोनों ही सूरतों में बच्चा कुछ सीख रहा है वहाँ से। अब एक लड़का है, उसने अपनी ज़िंदगी में ना किसी लड़की को छुआ, ना किसी से बात की। अब पहली बार ऐसा है कि उसके साथ एक रिलेशनशिप में आता है। रिलेशनशिप में उस लड़की से उसको आई लव यू बोलता है, उसके लिए उसकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, सब कुछ अच्छा-अच्छा है। अब एक मोमेंट ऐसा आता है भाई, साल भर निकल गया, सब अच्छा है।
महीने में 4 बार मिलते हैं, मूवी देखते हैं, चाउमीन खाते हैं, घर आ जाते हैं। अब साल भर हो चुका है, अब अचानक से एक फाइट होती है। अब आप मुझे ये बताओ, जब इंसान की फाइट होगी, लव जो वो कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था, क्योंकि उसको कुछ चाहिए था वहाँ पे। अब वो फाइट होती है तो फाइट वो किस 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 प्रोग्राम के थ्रू करेगा? जो उसने अब तक सीखा है। उसने देखा कि मम्मा को पापा जो है चिल्ला के बोलते थे, तो मम्मा जो है वो पापा की बात सुनती थी और लड़ाई में पापा डोमिनेट हो जाते थे। अब लड़का वही करेगा, चिल्लाएगा उसके ऊपर। अब लड़की जो है वो भी कहीं न कहीं से सीख के आई है, तो वो भी उस तरह से बिहेव करेगी। अब यहीं पे उनका ब्रेकअप हो गया। अब लड़का बोलता है भाई मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ तेरे साथ नहीं चल सकता। अब लड़के ने किसी साल भर हो गया, मेलोडॉन हुआ, सब कुछ हुआ, अब वो ब्रेकअप से बाहर आया, अब उसको दूसरी लड़की अट्रैक्ट हुई। अब यहाँ पे आ जाता है एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है कि आपके अंदर एक थर्मोस्टेट है। जैसे मैंने आपको अगर छोटी-सी चींटी काटता हूँ, तो आप अपना हाथ खींच लोगे वापस। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन्ड है कि खतरा जैसे है हाथ पीछे खींचो। गरम-गरम कप को हाथ लगाओगे पीछे हाथ आ जाएगा। ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन के पीछे की जो प्रोग्रामिंग है नर्व सेल्स के थ्रू उसके थ्रू हो रही है। इमोशंस और रिलेशनशिप में जो नर्वस सिस्टम काम आता है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि इतने सालों से आप सीख चुके हो। जैसे कि एक लड़की है, उसने अपने घर में कियोटिक एनवायरनमेंट देखा है। अब उसको एक लड़का मिलता है, जो बहुत ही शांत स्वभाव का है, हमेशा उसका ख्याल रखता है। तो उसको ये चीज़ें अब नॉर्मल लगती है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट कैसा है? कियोटिक है। घर में हमेशा झगड़े चल रहे हैं, घर में हमेशा गालियाँ चल रही हैं। अब एक ऐसा लड़का है जो कि एकदम शांत रहता है। अब वो क्या करेगी, अगर उसके साथ रिलेशनशिप में शादी भी हो जाएगी ना, तो उस घर में शांति पसंद नहीं आएगी उसे। अब वो घर में लड़ाई करने की कोशिश करेगी, हर बात पे। और वो इस बात से एंग्ज़ायटी में आ जाएगी, यार कुछ हो क्यों नहीं रहा मेरी लाइफ़ में? कुछ मसाला क्यों नहीं आ रहा है मेरी लाइफ़? इसीलिए लोग बिग बॉस देखते हैं, बिकॉज़ उनको मसाला चाहिए। दे वांट समथिंग एडवेंचरस, जो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, बट माइंड में चाहिए। दे वॉच बिग बॉस, दे वॉच सीरियल्स, इसीलिए लत लग जाती है उन सब चीज़ों की। यही वो रीज़न है। इसीलिए बच्चा जो है वो एक बार ब्रेकअप होने के बाद दूसरी लड़की को जब या दूसरा लड़का जब अट्रैक्ट करता है, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ें अट्रैक्ट करता है। तो जब तक आप अपने पैटर्न को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने नर्वस सिस्टम को हील नहीं करोगे और नया पैटर्न नहीं सीखोगे कि नहीं दैट इज़ नॉट नॉर्मल, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मैं यही चीज़ करियर पे लेके जाऊँ तो? जैसे कि मतलब उसके लिए स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइंडसेट, या ये भी कुछ नर्वस सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है? देखिए स्किल्स आप सीखोगे ही सीखोगे। स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्स तो आप हमेशा सीखोगे। जैसे एक बच्चा है जो कि बीटेक करके बाहर आया है। अब उसको जॉब चाहिए। अब उसको लग रहा है कि यार मुझे ना यहाँ से एक लेवल ऊपर जाना है, तो अच्छा मुझे सर्टिफ़िकेशन करने पड़ेंगे। वो तो आप पढ़ोगे, पढ़ोगे, क्योंकि आपने 12 साल तक आपको डंडा मार के पढ़ाया गया है। फिर 4 साल और डंडा मार के पढ़ाया गया है। तो आपके अंदर वो चीज़ तो आ चुकी है। लेकिन रिस्क लेना, एक ऐसी जॉब, जैसे कि मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं 2014 में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के एचसीएल आया था, हुँ। तो एचसीएल में अब अब अगले 5 मिनट के लिए मेरे को सुनना ढंग से, ठीक है? जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो मैं 16 घंटे काम करता था। हम हर 1 घंटे एक नए इश्यू पे काम कर रहे होते थे। नई चीज़ को कॉन्फ़िगर कर रहे होते थे। 16 आवर्स का काम था मेरा। हम दोपहर को 3 बजे जाते थे, 6 बजे से काम शुरू होता था, साढ़े 3 बजे काम खत्म। हम फिर भी 8 बजे तक काम करते थे, क्योंकि बैचलर थे, कुछ काम नहीं था, घर जाके क्या सोना ही तो है, तो ठीक है सो जाएँगे। अब मैं एचसीएल आता हूँ। एचसीएल में काम 15 मिनट का भी नहीं है, बिकॉज़ मैं लीड पोज़ीशन पे हूँ। मुझे काम करना ही नहीं है। अब मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो किस बात से ट्रेन्ड है? काम करने की वजह से। अब अचानक से मेरे पास काम नहीं है तो मैं क्या हूँ? मैं पागल हो रहा हूँ। मैं अपने बॉस को जाके बोल रहा हूँ, बॉस आई डोंट हैव वर्क, व्हाट शुड आई डू? अब मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है कि यार काम तो है नहीं, तुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये मेरा माइंड मुझे बता रहा है कि भाई तेरे पास तो काम ही नहीं है, तुझे तो कभी भी निकाल सकते हैं नौकरी से, तो ढूँढ दूसरी जॉब। अब मैं दूसरी जॉब ढूँढ रहा हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट्स में बात कर रहा हूँ। लकीली मुझे एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, जहाँ पे मुझे प्री-सेल्स की जॉब मिलती है। प्री-सेल्स यानी कि आपको अपसेलिंग करनी है अपने धंधे की। अब मुझे वो सिखाया जाता है। अब मैं उसको सीख लेता हूँ, उसको करना शुरू करता हूँ। मेरा सबकॉन्शियस मेरा जो मेरे अंदर जो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी,
कि जैसे कि मुझे कोई बोलता था कि प्रभाकर एक क्रिटिकल सिचुएशन है, हो सकता है तुझे 7 घंटे तक कॉल पे बैठना पड़े। वो बोलता सर आई एम रेडी। तो मतलब जैसे फौजी होता है ना, हमेशा रेडी रहता था, मैं बिल्कुल रेडी रहता था। तो वहाँ पे मेरे लिए ईज़ी हो गया काम करना। अब यहीं पे मैंने अपने एक दोस्त को जॉब पे लगवाया, ठीक है? अब स्विच करते हैं मेरे दोस्त की तरफ, कट टू। उसको मैंने बोला कि यार ये अच्छी कंपनी है और अच्छा प्रोजेक्ट है। उसने 1.5 साल लगा दिए। वो एक प्रोजेक्ट से निकाला जाता था, तो दूसरे प्रोजेक्ट में जाता था। उससे निकाल के तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। वो ऐसे घूमते-घूमते कोविड में उसकी मृत्यु हो गई। उसने 7 साल काम किया एचसीएल में और हर साल वो किसी प्रोजेक्ट में जाता था, उसको निकाल दिया जाता उस प्रोजेक्ट से और दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाता था। तो यहाँ पे क्या है, क्या उसके पास स्किल की कमी थी? नहीं, ही वाज़ अ बीटेक, ही डिड नॉट हैव प्रॉब्लम विथ स्किल। उसके पास प्रॉब्लम थी एक नर्वस सिस्टम की। कि उसका जो नर्वस सिस्टम था वो कहीं और किसी और तरीके से ट्रेंड हुआ था। मेरा नर्वस सिस्टम किसी और तरीके से ट्रेंड हुआ था। मेरे को पहले से ही ठोक-पीट के, जला के एकदम बढ़िया से एक एक जैसे लोहा होता है ना, लोहे का टुकड़ा पड़ा है उसको आप ठोक-पीट के बढ़िया से एकदम एक छुरी बना देते हो, एक चाकू बना देते हो जिससे कि आप सब्जियाँ काट सकते हो, बहुत सारी चीज़ों खाना बना सकते हो। आई मीन देयर इज़ अ वर्क, इसका काम हो गया। बट अगर वो वही के वही लोहे का एक टुकड़ा पड़ा रहता तो मैं तो वहीं पड़ा रहता। तो मुझे उन्होंने तराशा, उसको नहीं तराश पाए। तो यहाँ पे जब नर्वस सिस्टम आपका जिस तरीके से ट्रेन हो रखा है जैसे पहले, बिल्कुल वैसे ही आप हर बार हर जॉब में बिहेव करोगे। हर मैनेजर के साथ आप वैसे ही बिहेव करोगे। क्योंकि वो आपको चैलेंज करने करेगा। वो बोलेगा तुमसे काम नहीं हुआ, तो तुम अंदर से डर जाओगे। अब नर्वस सिस्टम का सिंपल काम होता है आपको सेफ रखना, ठीक है? आपको सेफ रखना। आप क्या चाहोगे? आप जैसे घर में जाते हो, घर से बाहर आते हो तो आप एक ही चीज़ चाहते हो ना, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आई वांट माय किड टू बी सेफ। ये आपका नर्वस सिस्टम है। तो हमारा जो अंदर में जो किड बैठा हुआ है, जो बच्चा बैठा हुआ है, उसका काम क्या है? आपकी बॉडी को, आपके माइंड को सेफ रखना। वही आपके पास रिस्की एक प्रोजेक्ट आया, आप लगेगा यार अगर इस प्रोजेक्ट में मैंने काम कर लिया यार तो बाहर का ट्रैवल भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट यार ये मैं अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? ऐसे, वैसे। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें जो सोच रहे हैं हम नेगेटिव पैटर्न्स में, ये इसीलिए है क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो गलत तरीके से ट्रेन हुआ है। तो जिसके लिए मैंने एक मेडिटेशन बनाई है, इसको बोलता हूँ मैं नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। तो जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि बॉस इसको आपको बिना भूले अगले 90 दिन तक तो रोज़ सुबह-शाम करना ही है। जैसे ही आप नर्वस सिस्टम रेगुलेशन में आप जाते हो, जैसे किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके किसी वर्कर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा-सा हो गया और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया बहुत। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आप इसे करके देखना कि अगर आप हेडफ़ोन लगा के थोड़ी देर के लिए बस 12 मिनट की मेडिटेशन है वो, आप शांत बैठ जाओगे अपने रूम पे और रूम पे बैठ के अगर आप उस मेडिटेशन को करोगे, जब आप बाहर आओगे उससे, आपका गुस्सा ज़ीरो। आपको समझ आएगा इस बात का कि यार ये जो गुस्सा किया मैंने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद गलती मेरी भी थी। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आपका कॉर्टिसोल धीरे से नीचे आ जाता है। क्योंकि जैसे ही कॉर्टिसोल यानी केमिकल ऊपर आया, उसने आपका ब्रेन हैक कर लिया। इसीलिए हम वो बातें बोलते हैं सामने वाले को जो हर्टफुल होती हैं। हम वैसी बातें बोलते हैं जो हमें पता है कि जिससे कि सामने वाला हर्ट होगा, फिर भी हम उसको बोलते हैं। दैट्स द रीज़न। काफ़ी बार हमने देखा है कि लोगों के पास पैसा तो आता है, पर वो रुकता नहीं है। काफ़ी लोग जो है मतलब कहीं जाते हैं कि ग्रह नक्षत्र खराब हो गए जी हमारे तो, ठीक है? कोई पंडित जी बोलेगा जी ये पर प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी पितृ दिशा खराब हो गई है। तो आपके हिसाब से जो आप हीलिंग प्रोसेस करते हो, क्या ये रीज़न्स भी ठीक हैं या वो फेक है और हीलिंग प्रोसेस ठीक है? दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि क्या हम इस चीज़ को अपने हीलिंग प्रोसेस से या नर्वस सिस्टम प्रोसेस से या पैटर्न सिस्टम से ठीक कर सकते हैं? हर एक जो मोडालिटी है जैसे कि ज्योतिषाचार्य हो गया, जैसे मेरे पिताजी वो खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनको इस बारे में। तो कभी-कभी मैं कभी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट्स को लेके उनके तक जाता भी हूँ और अच्छे रिज़ल्ट भी हमें समझ में आते हैं। क्योंकि कहीं मैं ये नहीं बोलता आई एम परफेक्ट बिकॉज़ नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे ना कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं बार-बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। लेट्स फाइंड आउट इफ देयर इज़ सर्टेन अनदर एनर्जी। तो ये सारा एनर्जी का खेल होता है। हम सब के सब एक एनर्जी के थ्रू बने हुए हैं। वी ऑल आर वन और अगर
इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि कभी-कभी आपने ध्यान दिया होगा कि किसी के बारे में सोचा, उससे 6 से 8 महीने तक बात नहीं हुई आपकी। आपने सोचा, अगले दिन कॉल आ गया उसका एंड यू वर लाइक, यार मैंने तो कहीं डिस्कस नहीं किया कि ये हुआ कैसे? फिर आप उसका फ़ोन उठाते हो, बोलते हो, हाँ भाई, कैसे कॉल किया? ऐसे ही मेरे को तेरा ख़्याल आया तो मैंने कहा चल तुझसे बात कर लेता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ आपकी लाइफ़ में या आपकी लाइफ़ में, तो एक बारी कोशिश करना, सोचना किसी ऐसे इंसान के बारे में जिससे आपकी 6 से 8 महीने से 1-1 साल से बात नहीं हुई है और आपको अचानक दो, यही नहीं बोलता अगले पल आ जाएगा, विदिन 3 डेज़ यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, या तो कॉल आएगा या ढूँढता हुआ आपको निकल के कहीं आ जाएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। चला ये थोड़ा मज़ाक की बात है और वो इंसान जा चुका होगा तो? एग्ज़ैक्टली, तो नहीं हो पाएगा। तो कहाँ से आएगा? तो फिर सपने में आपको उनके थॉट्स आएँगे, ओके। सपने में आपको उनके थॉट्स आएँगे। जैसे अगर मान लीजिए जैसे मेरे नाना-नानी मेरे पास नहीं है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। अभी मैं उनके बारे में अगर मैं दिल से सोच लूँ, रात को मेरे को सपना आएगा, 100% हो ही नहीं सकता ना आए, तो ये होता है। चलिए मैं आपकी बात का आंसर देता हूँ कि ये जो ज्योतिषाचार्य ये सब चीज़ें ग्रह नक्षत्र खराब, ये सारे के सारे जब एक इंसान पैदा होता है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, यानी कि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसमें समय, प्लेस और एक चीज़ और है, 3 डायमेंशन, एक वक़्त, एक टाइम आता है, प्लेस आता है एंड डेट ऑफ बर्थ आती है। हाँ, तो ये जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, इसमें हम आगे पीछे जा सकते हैं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं, ठीक है? खोद गड्ढा खोद के नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस टाइम पे आप पैदा हुए, उस टाइम पे एक हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है, सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। तो जब हमारी पृथ्वी को, तो वहाँ पे ना एक लॉक आ जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि 13 फरवरी 2026 को 5:25 पे इस टाइम पे प्लैनेट्स की दिशा क्या थी? एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बताया था कि वी ऑल आर एनर्जीज़। जी। जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, दे आर एमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अब इसके आगे मैं इन सब के बारे में बात नहीं करता, ठीक है? इसके आगे फिर वो राहु की दशा, इसकी दशा, वो सब अलग होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बात भी नहीं करता। अब हम आ जाते हैं कि हमारी एनर्जी, किसी इंसान के पास खूब अचानक से खूब सारा ढेर सारा पैसा आया। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीते। आज आप देख लीजिए कि उन सब लोगों की हालत क्या है, वो कहाँ पे है। आपको समझ में आ जाएगा कि दे कुड नॉट हैंडल मनी बिकॉज़ इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर देम। तो सक्सेस आप हैंडल नहीं कर पाओगे जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन नहीं है, जब आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन नहीं है। अब सीधी-सी बात है, आपको आदत है हैंडल करने की, लेट्स से 2 लाख रुपए। आप 2 लाख रुपए हैंडल कर सकते हो कि 2 लाख रुपए शॉपिंग के लिए गए, आप खर्च करके आ गए। मैं आपको एक साथ 4 करोड़ रुपए दे दूँ, तो सबसे पहले आप आपके अंदर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले बात तो यकीन ही नहीं करेगा कि क्या सीरियसली मेरे पास 4 करोड़ रुपए हैं, मैं इन्हें कहाँ खर्च करूँ? जैसे जाते-जाते किसी भी इंसान से पूछ लो कि ओके आई गिव यू 10 करोड़ रुपीज़, हाउ विल यू स्पेंड इट? 90% लोग यही बोलेंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। नोबडी विल टॉक अबाउट इट कि हाँ, आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट दिस मनी, आई विल ट्राई टू ओपन अप सम बिज़नेस, मेबी आई विल थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन सम स्टॉक्स और मे बी समथिंग लाइक दैट, ताकि इसको मनी को ग्रो कैसे करूँ? हर इंसान इसको खर्च करने की सोचेगा। क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है और उनका जो नर्वस सिस्टम किस बात से ट्रेन है कि हाउ टू गेट थिंग्स इन आवर लाइफ। क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज़ें आएँगी, उससे मुझे खुशियाँ मिलेंगी। बट दैट इज़ ओनली फॉर अ मोमेंट। तो इसीलिए जब किसी इंसान के पास अनएक्सपेक्टेड मनी आता है और अगर वो उसके लिए ट्रेन्ड नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन्ड नहीं है, तो वो उस पैसे को लूज़ करेगा। अब एक और बात आती है यहाँ पे। कुछ लोग होते हैं जो पैसा आया और वो हर बार ना, जैसे कि उनसे ना लोग उधार ले लेते हैं और वो दे भी देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा बिहेवियर आता है, उसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग। दे आर अनेबल टू से नो, नो नहीं बोल पाते। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बंदा आके बोलता है मैडम आज 20,000 रुपए दे दो, मैं दे दूँगा। अच्छा वो दे दिया, वो नहीं आएगा पैसा वापस। अब 4 महीने बाद फिर आपके पास कोई ऐसे बंदा आता है, मैडम मेरे को 50,000 रुपए दे दो। आप बोलेंगे देख मैं तुझे दे तो रही हूँ, बट तू वापस नहीं करेगा। फिर कहीं न कहीं आप जाके उसको दे ही दोगे। वो चल ठीक है भैया 30,000 रुपए देती, वो भी वापस नहीं आया। बार-बार आप एक सेम गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर एक डर है।
कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो आगे जाके कोई मेरी मदद फिर शायद ना करे। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में आपने एक पैटर्न सीखा है तो बेटा हमेशा सबकी मदद करना, अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी भी कोई मदद नहीं करेगा। ये वो पैटर्न है ओके। जिसकी वजह से, बट ऐसा नहीं होता है। हमें मैं इसी को डिकोड करा के इसको मैं हटाता हूँ और इसकी जगह पे लगाता हूँ कि भाई थिंक वाइजली। अगर तुमसे कोई पैसा उधार मांग रहा है तो ढंग से सही तरीके से पैसा दो, अननेसेसरी पैसा मत दो। मैंने तो बहुत लोगों का पैसा वापस भी दिलवाया है। अब एक मजे की बात बताता हूँ, जैसे कि एक मेरे एक मित्र हैं, उन्हें किसी ने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कराए और बिजनेस में इन्वेस्ट कराने के बाद बिजनेस नहीं चला, लॉस, टोटल लॉस। उनको एक पैसे का रिटर्न नहीं आया एंड ही वाज लाइक वेरी कर्सी अबाउट द पर्सन की यार उसका तो ये हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, गाली नॉर्मली यही होता है। तो ऐसी मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि पैसे मिल गए? बोलते कहाँ मिले यार? मैंने कहा, इतनी गालियाँ दी तूने फ़ोन पे उसको, अब तक तो तेरे पास पैसे आ जाने चाहिए थे। बोलते नहीं यार ये तो फ्रस्ट्रेशन है जो ये निकल रही है। मैंने कहा यस। मैंने कहा अगर तुम मेरे हिसाब से काम करो शायद तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बोला चल ठीक है तू बता अपना काम करा। मैंने कहा स्टार्ट ब्लेसिंग द पर्सन, उसको ब्लेस कर। तू उसके बारे में गलत सोच रहा है ना? बोला हाँ। मैंने कहा जो भी गलत सोच रहा है पेपर पे लिख, फाड़ के फेंक दे। तो उन्होंने वैसे किया, पेपर पे लिखा, उसको फाड़ के फेंका, उसके बारे में होपनो करते रहे। बोले कब तक करना है? मैंने कहा जब तक तेरे मन में उसके प्रति घृणा खत्म ना हो जाए। तो 3 हफ्ते के बाद मैंने बोला आप क्या सोचते हो? मैं ठीक सोचता हूँ, ठीक है इट्स ओके, मेरी भी गलती थी यार, मैं भी लालच में आ गया था कि उसके बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो मेरा डबल हो जाएगा। ऐसा थोड़ा होता है, डबल थोड़ा हो जाता। नाउ ही हैज़ अ क्लैरिटी नाउ। अब उसके मन में क्लैरिटी आ गया, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ भाई वो जो 10 लाख डाले थे वो मेरी भी गलती थी। बोले मैंने भी बचपन से लेकर अब तक बहुत कांड करे हैं, तो वो सब पैसा कहीं ना कहीं वहीं है। ठीक है चला गया, इट्स ओके, अच्छा हुआ, पैसे का लॉस हुआ ना, मेरा हाथ तो नहीं कट गया। मेरा हाथ कट जाता तो शायद मैं कमा भी नहीं पाता। आई एम सेफ, मैं दोबारा कमा लूंगा। इतनी क्लैरिटी आ गई गालियों से ऊपर उठ के यहाँ पे। अब नेक्स्ट फेज, कट टू नेक्स्ट फेज। अब उसके पास क्या होता है कि अब उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो वेब डिज़ाइनर था, जी। तो उसको प्रोजेक्ट मिलता है, यूएस का प्रोजेक्ट। उस यूएस के प्रोजेक्ट में उसने काम किया, तो उसको वो जो फ्रंट एंड डेवलप करने के, उसको उन्होंने बोला कि हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए देंगे पर मंथ। तो वो 1.5 लाख रुपए पेपैल से उसको आते रहे 2 साल तक लगा रहा उस काम में। 10 लाख रुपए वापस आ गए। आगे कि नहीं आगे? अब अगर हम इस बात की जिद मार के बैठ जाएं कि वही बंदा वापस देगा, दैट इज द ब्लॉक। वो पॉसेसिवनेस है कि नहीं यार उसने दिया तो वही देगा। पैसा कहीं और से आता है। पैसा इज व्हाट? एनर्जी। वो तो हमें रुपए के फॉर्म में मिल गया है, बट इट्स ऑल एनर्जी। आप किसी की एनर्जी खरीदते हो। मैं आपके पास आता हूँ, आप आपसे आपकी कोई सर्विस ली मैंने, आपने उसमें एनर्जी लगाई, मैंने वो पैसा दिया, मैंने उस पैसे को अर्न करने में अपनी एनर्जी लगाई। इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। इसीलिए जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि इट्स अ फी, इट्स एनर्जी एक्सचेंज। मैं तुम्हें अपनी एनर्जी दूंगा, तुम मुझे अपनी एनर्जी दोगे। और सबसे मजे की बात, 3 साल बाद उस बंदे का फ़ोन आता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के। बोले यार तूने पैसे लगाए तो थे लेकिन तेरा कुछ हुआ नहीं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक नया जिम खोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से तेरे 10 लाख रुपए डाल रहा हूँ उसमें, तेरे को एक पैसा नहीं डालना। और इसमें से तेरे पास भी पैसे आएंगे, हर महीने तेरे को मैं 50,000 के करीब आते रहेंगे। जब तेरे 10,000 पूरे हो जाए, जब तेरे 10 लाख पूरे हो जाएं और तू इंटरेस्ट के रूप में 2 लाख और रख ले, जब तेरे 12 लाख पूरे हो जाए ना, तो फिर तू चाहे तो जिम छोड़ देना, पार्टनरशिप तोड़ देना, या फिर अगर कंटिन्यू करना हो कंटिन्यू कर लेना। अब वो उस जिम से पैसे कमा रहा है, ठीक है, और उसने एक और जिम खोल लिया है और वहाँ से भी पैसे कमा रहा है। तो सोचो, जस्ट बिकॉज वी चेंज अवर पॉजिटिव थिंक, चेंज अवर थिंकिंग टू पॉजिटिव, पॉजिटिव। हमें हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है, हर तरफ से पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। यही है वो मकसद, यही है वो मेन चीज़ जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो प्रभाकर जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे अपनी हीलिंग जो है इमोशनल हीलिंग बोल सकते हैं हम, कि ये किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करेगी? प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इमोशनल हीलिंग इन्वॉल्व करनी है तो इसका सिंपल तरीका ये है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो किससे होते हैं, या तो पैसे से होंगे तो रिलेशनशिप में होंगे, और रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं इसका बहुत एक सटीक एग्जांपल देता हूँ।
जितनी भी बहुएँ हैं उसको ट्राई कर सकती हैं और 99.9% काम करेगा। बहू का सास के साथ रिलेशनशिप कहीं न कहीं खट्टा रहता है। फिर तो सास भी कर सकती है, सास का बहू के साथ हाँ, रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, सास का क्या है ना कि सास डोमिनेंट है। भैया तुम उसके घर में आई हो, ठीक है? तो आपको थोड़ा पद्धति बड़ी होगी। बड़ी होती है, तो आपको बिल्ली बन के रहना पड़ेगा, हाँ। ठीक है? क्या हो अगर कि दोनों के दोनों एक जैसे एक ही लेवल पे एक ही थाली में खाना खाना सीख जाएँ, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहली चीज़, मैं अक्सर देखा है कि अभी जैसे अभी नई स्टूडेंट आई है, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी शादी हो रही है मार्च में, बट आई एम फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम माय सासू माँ। अभी हुई नहीं है सासू माँ से। मुझे ये इस कलर की साड़ी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं इस कलर की नहीं, इस कलर की पहनो। यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो कॉन्फ्लिक्ट गए, शुरू हो हाँ, गए। थोड़े-थोड़े। तो ये तो अभी तो उनको मैंने कुछ नहीं सिखाया है। अभी मैंने उनको बोला है कि आप पहले थोड़ा-सा शांत हो जाओ फिर हम अपना डायमंड स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उनको डायमंड मैं अपना डायमंड का जो मेंबरशिप है वो दे रहा हूँ उनको। तो अभी जो 3 महीने पहले एक मैडम मेरे पास आई थी, तो उनके साथ रिलेशनशिप ऐसे उनकी सासू माँ के थे कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा बट ये बहुत दुखद है ये बताना। उन्होंने मुझे अब बताया कि सर मेरी सास के साथ इतने रिलेशंस खराब थे कि मैं उनकी सब्ज़ी में थूक देती थी और थूक के उनको वो सब्ज़ी खिलाती थी। इतना गुस्सा, इतना घृणा थी मेरे अंदर। बट आपकी वजह से वो सारी घृणा चली गई। तो उसमें मैंने किया क्या मैं बताता हूँ। रोज़ हमने मन में जो घृणा है सासू माँ के लेके उसको मैंने लिखवाया, क्लीन कराया। होपोनोपोनो जिसको मैं एडवांस क्वांटम होपोनोपोनो कहता हूँ, वो हमने सेशन में बिठा के कराया। अब वो मैं बता नहीं पाऊँगा यहाँ पे। नॉर्मली उसका एक वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने क्वांटम होपोनोपोनो किया और उसकी वजह से हमने मेडिटेशन में जैसे कि 15 मिनट 20 मिनट की मेडिटेशन की वजह से सब कुछ हमने क्लीन किया। अच्छा धीरे-धीरे उनके साथ मिरेकल्स शुरू हुए। फिर जब 3 हफ्ते हो गए तो उन्होंने बोला सर आज एक मिरेकल हुआ। बोले क्या? सर सासू माँ रोज़ सुबह उठने पे डाँटती थी। आज पता नहीं मेरे को ना ऐसे सिर हाथ पे सिर फेरा, बोला कोई बात नहीं तू आराम से उठाकर टेंशन मत ले और मैं तेरे लिए खाना बना दिया करूँगी। मैंने कहा अच्छा, आज इस बात को हो चुके हैं 3 महीने। अब वो मुझे बताती है जब जिस जिस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया था ना कि मैंने अपनी सासू माँ के खाने में थूक दिया था, तो उस वक़्त मुझे बताया कि आज ऐसा हो गया है कि जब भी मैं ऑफ़िस जाती हूँ ना, तो मैं पहले उनको हग करती हूँ और ये मैं अपनी माँ के साथ करती थी। वही बिहेवियर मैं उनके साथ कर रही। तो इमोशनल हीलिंग इज़ द फास्टेस्ट हीलिंग पॉसिबल। सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ होती है ये। किसी क्या पति और पत्नी के बीच में मैंने तो बहुत सारे तलाक जो लेने वाले थे कपल को मैंने शांत करा के उनका तलाक वापस करवा दिया है। अभी एक यूएस की मेरी क्लाइंट है, उनके साथ भी ये हो रहा है। उनका भी सही चल रहा है बिल्कुल एकदम मस्त। तो हर एक के इंसान के साथ इमोशंस में आपके माइंड में कोई ना उनके प्रति एक घृणा होगी, कुछ रिज़ेंटमेंट होगा, कुछ गुस्सा होगा। बस आपको उस गुस्से को डिज़ॉल्व करना है। लोगों को उस गुस्से को डिज़ॉल्व करना आता नहीं है। वो बोलते हैं कि कैसे मैं भूल जाऊँ, उसने मेरे साथ ये किया था। कैसे मैं भूल जाऊँ कि मेरी ननद ने मुझे ये बोला था। इसीलिए मैं उनको अपने सेशंस में बुलाता हूँ और उनके साथ बिठा-बिठा के करता हूँ कि नहीं करो, लिखो कि तुम्हारी ये ननद ने तुमको क्या बोला था। वो लिखते-लिखते रोती हैं। लोग रोते हैं मेरे सामने कि ऐसा-ऐसा बोला था कि मुझे, और जब वो लिख लेते हैं और लिखने के बाद बोलते हैं कि अब मुझे इतना दुःख नहीं हो रहा है, अब मुझे इतना खराब नहीं लग रहा है, आई एम ओके नाउ। तो इमोशनल हीलिंग इसे कहते हैं। हीलिंग के दौरान आप लिखवाते हैं, पर जो पर्सन लिख ही नहीं पाता है, मान लो कि दिक्कतें तो अनपढ़ लोगों के साथ भी है, वो कैसे इस हीलिंग को अटेंड करेंगे? क्योंकि उनको तो लिखना ही नहीं आता, तो उनके साथ आप कैसे काम करेंगे? उनके साथ हम कन्वर्सेशनल होपन-पर अभी तक ऐसा कोई क्लाइंट मेरे पास आया नहीं है जो लिख ना पाए। पर ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्योंकि देखिए, मैं अगर बिल्कुल अपने बैकवर्ड एरियाज़ की बात करूँ, हुँ। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हम उस एरिया में बहुत देखते हैं। हाँ। वो बेचारे तो बोल ही नहीं पाते हैं। उनका रीज़न क्या होता है कि लोग सोचेंगे अनपढ़ है, गँवार है, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, इनको क्या परेशानी होगी? और देखें तो उतनी ही परेशानियाँ उन लोगों के पास होती है। तो वो उन लोगों के लिए आप लोगों के पास कैसे रास्ते होते हैं? तो उसके लिए जो रास्ता है उन उन लोगों के लिए, अभी तक मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आया है, बट मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, वो लिख तो सकती थी, लेकिन वो मुझसे झूठ बोला करती थी। जैसे मैं उनको बोलता था कि मैडम आपको ये सब लिखना है, आप लिख लेना और आप कर लेंगे। तो बोलता हाँ, हाँ सर मैं कर लूँगी। वो 1 घंटे मुझसे बात करती थी, उसके भी मुझे उनको मुझसे बात करना बहुत पसंद था। क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे वो उनको हमेशा
गलत तरीके से बात करते थे और बीइंग अ मेल मैं उनकी सारी बातें सुनता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। अब 6 महीने बीत गए हमको करते हुए, मैंने कहा अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? ठीक है, तो नहीं, 6 महीने नहीं, 3 महीने तक फिर उनके साथ ये हुआ कि अ, उन्होंने मुझे रिज़ल्ट्स बताए कि मेरे को अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अच्छा क्या-क्या करते हो आप? तो बोली सर मैं आपसे सच बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? आप मुझे बोलते थे ना लिखने के लिए बट मैं लिखती नहीं थी, क्योंकि मुझे लिखना पसंद नहीं है। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से मैं होपोनोपोनो की चैंटिंग ज़रूर कर रही हूँ। आप जो मेडिटेशन मुझे देते थे, वो मेडिटेशन में सुनती हूँ और उसके सुनने की वज़ह से मेरी सोच में बदलाव आ गया। जो मेरे अंदर एंग्ज़ायटी थी, जो करियर को लेके, जो पैसे को लेके, जो रिलेशनशिप को लेके, वो सब चला गया। अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आ गई है कि नहीं मैं कर लूँगी, नहीं तुम ये कर सकती हो एंड शी इज़ अ वेरी गुड लॉयर जिनकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और क्योंकि अब लॉयर को आपको कैसे बता सकते हो कि भई तुम्हें ये करना है, वो क्यों मानेगा? उसका तो नर्वस सिस्टम अलग तरीके से ट्रेन हुआ है। तो उन्होंने सिर्फ़ होपोनोपोनो को सुना और सुनने के बाद जब उनके साथ ये बदलाव उन्होंने देखे, देन शी केम टू मी एंड शी सेड नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग। ओके। तो अगर कोई इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको सुन भी लेगा, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मेरे पास एक ऑडियो वीडियो है 12 मिनट का होपोनोपोनो चैंटिंग का। अगर खाली आप उसमें ये भी कर लोगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका हिंदी वर्ज़न भी बना दूँगा मैं, ताकि जो माताएँ-बहनें हमारी गाँव में हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे, तो सबसे बेस्ट चीज़ उसके साथ क्या होती है, क्योंकि उसमें 432 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक है, जो कि आपके सीधे सबकॉन्शियस को कनेक्ट कर देता है। तो जो भी आपके सबकॉन्शियस में जितना भी कचरा भरा पड़ा है, वो बार-बार जब आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हैं, तो वो सब क्लीन हो जाता है। क्योंकि एक डॉक्टर हैं मसारो इमोतो, उन्होंने वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि हम शब्द अगर पानी की बूँद को अगर मैं बोलूँ कि तुम खराब हो, तो उसका रिएक्शन अलग होगा। अगर मैं पानी की बूँद को बोलूँ कि तुम अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तो उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, उसका जो फ़ॉर्मेशन है मॉलिक्यूल का, वो अलग चेंज हो जाएगा। 9 हमारी बॉडी में कितना परसेंट पानी है? 70% पानी। 70% पानी होने की वजह से हमारी बॉडी जब हम उन शब्दों को सुनते हैं, उसी तरीके से हम बिहेव करते हैं। ओके। तो हम चाहेंगे कि आप इसका हिंदी वर्जन भी लाएं ताकि जो क्लाइंट हम बेसिकली वो लोग ज़्यादातर जो लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, कि वो सुन के भी अपनी हीलिंग्स ठीक कर पाएँ, अपने आप को ठीक कर पाएँ। तो सर चलते-चलते मैं आपसे कुछ 1-2 गाइडेंस और चाहूँगी, ताकि लोग वो अभी आपको सुन के वो शुरू करें और अगर उनको कुछ रिज़ल्ट दिख रहे हैं, तो वो आपसे कनेक्ट करें फिर। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को 2-3 थोड़ी-सी गाइडेंस दीजिए। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा है, आपको कोई एक दिन चूज़ करना है और आपको 3 चीज़ें मिनिमम करनी है। इसको बोलता हूँ मैं मिनिमम स्टैंडर्ड, कि आप चाहे किसी से गुस्सा हैं, खाना नहीं मिला आपको या फिर आपके पास पैसे पैसे गुम गए, इन 3 चीज़ों को किए बिना नहीं सोना है और उठने के बाद करना है, ठीक है? रात को सोने से पहले आपको सबसे पहले आना है और जर्नलिंग करनी है, यानी कि पूरे दिन में क्या हुआ, वो लिख देना है, पहली बात। दूसरी बात, एक मेरा ऑडियो है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का, उसको करके तीसरा ऑडियो यानी क्या है, होपोनोपोनो का। ये 3 चीज़ें अगर आप रात को सोने से पहले करेंगे, इसकी वजह से एक चीज़ आपके लाइफ में बदलाव आएगा, कि जब आप सोने जाएँगे, तो सोने के टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल एकदम शांत, खाली और सही तरीके से रहेगा। तो आपको नींद अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे ही आप उठते हैं सुबह-सुबह, उठने के बाद ब्रश करिए, वापस अपनी टेबल पे बैठिए और सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड लिखिए अपने बारे में। व्हाट यू हैव, क्या चीज़ें हैं आपके पास? आपके पास कपड़े हैं, छत है, मम्मा-पापा हैं, उनके बारे में ग्रैटिट्यूड लिखिए दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव माय मॉम एंड डैड वेरी हेल्दी। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ जॉब। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ फ़ोन। सिंपल सा। इसके बाद फिर से आप एक होपोनोपोनो करिए। अगर ये आप ये 5 स्टेप मेरे पूरे कर लेंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आपके रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड हेल्थ, इन सब में आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक नए पैटर्न हीलिंग के बारे में आज हमें बड़े अच्छे से समझाया। लोग नर्वस सिस्टम को इतना नहीं समझ पा रहे थे, बट आज हमने जाना कि नर्वस सिस्टम से भी हम अपने लाइफ, करियर,
रिलेशनशिप्स, लव सब कुछ मतलब अपना हील कर सकते हैं। इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिलेगी और वो अपनी चीज़ों को सॉल्व भी कर पाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा से आने के लिए और चलते-चलते मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप इस पैटर्न को यूज़ करके देखिएगा जो कि गाइडेंस सर ने दी है और जिन भी लोगों को इनसे जुड़ना है, हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स अपने चैनल पे डाल देंगे और फिर से मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।